चलो बेटा स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दे दी है, आप लोग फॉर्मूलाज लर्न कर लेना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। एक दो दिन में मैं ट्राई करूंगा, अगर पॉसिबल होता है तो मैं उसकी भी सिस्टमेटिक सम सॉल्व करने की वीडियो सेंड करने की कोशिश करूंगा। वहां तक हम कंटिन्यू करेंगे थियरी पोर्शन पे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एडवांस अकाउंट, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मुशीरा को छोड़ के सभी बच्चों ने सब्जेक्ट लिया, प्योर प्रैक्टिकल है, याद रखना प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। चारों यूनिट में 15-15 मार्क के सम ही आएंगे। चारों यूनिट में 15-15 मार्क के सम ही आएंगे। यूनिट 1 जितना बड़ा है उतना ही 2, 3, 4 है। सिर्फ यूनिट 1 बड़ा है, 2, 3, 4 बहुत छोटा है। यूनिट 1 इसलिए बड़ा है कि उसके अंदर 3 चैप्टर है, एमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। एमालगमेशन के अंदर भी अलग अलग टाइप से रिकंस्ट्रक्शन है, देखते डिटेल में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते कि भाई एमालगमेशन, मर्जर, एक्विजिशन, रिकंस्ट्रक्शन मीनिंग क्या होता है। तो ऑलरेडी FI BCom में हम लोग SPB में पढ़ चुके थे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस हिस्ट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड देयर आर मेनी रीजन फॉर कॉम्बिनेशन। पढ़ा था ना बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कंबाइन क्यों होता है। तो बिजनेस फॉर्म ग्रो एंड एक्सपांड इज बिजनेस थ्रू कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑल्सो हेल्प टू सिक्योर एफिशिएंसी इन इकोनॉमिक ऑफ स्केल, पढ़ा हुआ है। प्रोडक्शन में फायदा होगा, एडवर्टाइजमेंट में फायदा होगा, मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, बिजनेस का मार्केट एक्सपांड हो सकता है, आपका बिजनेस एक्सपांड हो सकता है अगर आप कॉम्बाइन करोगे ना। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि कॉम्बिनेशन करने से आपका जो कंपटीशन अंदर अंदर का वो दूर हो जाएगा। Combination takes several form and these form are depend upon environment of each country as well as law of those country. कॉमन है, जैसे हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन में ट्रेड एसोसिएशन, सॉरी एसोसिएशन, फेडरेशन, ट्रस्ट। अब तूने पढ़ा था कि हर चीज के कुछ ना कुछ रूल्स है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स मीन्स लिमिटेशन है। तो वही बता कि कॉम्बिनेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो डिपेंड करते हैं तुम कौन सी कंट्री से हो और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और कायदे क्या बोलते हैं। अब देखते हैं पर्पस ऑफ कॉम्बिनेशन। स्टार्ट करते हम लोग। पर्पस ऑफ कॉम्बिनेशन, पॉइंट नंबर 1, टू एलिमिनेट कंपटीशन, कंपटीशन से बचना। नंबर 2, टू टेक एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस, बिजनेस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, कॉमन है, कंपटीशन दूर हो जाएगा, कंबाइन करोगे तो दो बिजनेस एक हो जाएंगे, तो आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी पॉसिबल है। एंड नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, वर्किंग एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा, आपका खर्चा कम होगा, इट मींस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। क्लियर। चैप्टर नंबर 1 पूरा के पूरा एमालगमेशन पे समझ में आया। सिर्फ 9 एंट्री आती है, 9 एंट्रीज, ज्यादा नहीं। हद करो तो 10, 15 मार्क का सम होता है, पर कौन सी एंट्री लिखनी है वो समझना पड़ेगा। इसके लिए थ्योरी बैकअप जाते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय एमालगमेशन। एमालगमेशन है क्या। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, एमालगमेशन मीन्स मर्जिंग ऑफ वन कंपनी विथ अनदर। एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिक्स हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है। और मर्जिंग ऑफ टू और मोर कंपनी टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, या तो दो या दो से ज्यादा कंपनी मिल जाते हैं और नवी कंपनी तैयार होती है। और वन कंपनी इज टेकन ओवर बाय अदर, या तो कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर कर लेता है, एक्विजिशन कर लेता है। देयरफॉर एमालगमेशन इंक्लूड एब्जॉर्प्शन एज वेल एज रिकंस्ट्रक्शन। MCQ में आ सकते हैं, एमालगमेशन में दोनों दो आता है, एब्जॉर्प्शन भी आता है, रिकंस्ट्रक्शन भी आता है। अब देखते हैं, सबके मीनिंग अलग अलग है। एमालगमेशन का मीनिंग अलग है, एब्जॉर्प्शन अलग है, रिकंस्ट्रक्शन अलग है। तो एमालगमेशन क्या है, तो एकदम सिंपल एक वर्ड में याद रखना, एक वर्ड में याद रखना। एमालगमेशन का मतलब दो या दो से ज्यादा कंपनी मिक्स होके कोई नई कंपनी बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, दो अलग अलग कंपनी है, दोनों दो मिक्स हो गए, नवी कंपनी तैयार हुई सी लिमिटेड। कौन सी लिमिटेड, सी लिमिटेड। इसका मतलब ए लिमिटेड भी बंद,
बी लिमिटेड भी बंद, अब जो चलेगी वो सी लिमिटेड चलेगी। When two or more company carrying on business decide to combine and a new company is formed to take over the business of existing company, the existing यानी जूनी कंपनी आर goes into liquidation यानी बंद की जाएगी। And new company is formed, in short two or more company liquidated and one formation is amalgamation। एग्जाम्पल पढ़ लो आप, मैं रीड आउट नहीं करता, जो मैंने बताया वही है, आप पढ़ लो, टाइमिंग दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है पहले मैं समझा दूं। ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एमालगमेशन में क्या होता था, दोनों दो बंद होकर नवी बनती थी। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एक कंपनी को कोई कंपनी टेक ओवर कर लेगी। जैसे ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, पूरी की पूरी बी लिमिटेड को ए लिमिटेड ने खरीद लिया। इसका मतलब बी लिमिटेड खत्म हो गई, अब सिर्फ चलेगी ए लिमिटेड, यानी जूनी कंपनी में एक चलेगी। अब ऐसा नहीं दो, तुम दो से ज्यादा भी लिख सकते हो। जैसे तीन कंपनियां हैं, ए बी और सी, ए बी और सी। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड और सी लिमिटेड दोनों दो को खरीद लिया। इसका मतलब बी लिमिटेड अपना काम बंद, सी लिमिटेड अपना काम बंद, अब सबके बदले एक ही काम चलेगा, ए लिमिटेड। देखो, when one or more existing company carrying on business is taken over by another company, it is known as absorption। Here no new company is formed, नवी कंपनी नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि ए लिमिटेड पहले भी चलती थी, बी और सी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी चल रही है। एग्जाम्पल पढ़ लो, मैंने जो दिया वही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन नाम से पता चलता है पुनर्गठन। पढ़ा था ना 11वें में, रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा कंस्ट्रक्ट करना। इन शॉर्ट इसके करने के पीछे मकसद क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर में फेरफार करना। देखो देखते हैं, रिकंस्ट्रक्शन मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी और अ कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इन रिकंस्ट्रक्शन यूजुअली असेट एंड लायबिलिटी आर रीवैल्यू। रीवैल्यू का मतलब पुनर्मूल्यांकन। द लॉसेस सफर बाय द कंपनी आर रिटर्न ऑफ। जो कंपनी ने नुकसान करे है, लॉस करे, उसको निकाल देना। बाय डिडक्ट, अब वो नुकसान को कैसे सेट करेंगे, या तो तुम अपने शेयर की वैल्यू कम कर दोगे, या तो तुम नए शेयर इश्यू करोगे। इन शॉर्ट, reconstruction is undertaken with the view to writing off losses or to reorganize capital structure. There are two type of reconstruction, internal reconstruction and external। दोनों दो हमको पढ़ना है। एक्सटर्नल में 21 सम है, इंटरनल में 3-4 सम। इजी टॉपिक है, तो नाम से पता चलता है इंटरनल का मतलब अंदर अंदर। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग यानी जो चल रही है, कंटिन्यू टू कैरी आउट बिजनेस इन द सेम नेम, वही नाम पे। पहले भी ए लिमिटेड थी, रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद भी ए लिमिटेड ही रहेगी, बट इट रिड्यूसेस कैपिटल एंड फ्रॉम द बैलेंस अवेलेबल इट राइट ऑफ लॉसेस। यानी बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस वही चलेगा जो पहले चलता था, मगर उसके जो लॉसेस हुए, जो खर्चे हुए, उसको एडजस्ट कर देगी। किससे? या तो अपनी कैपिटल कम करके, या तो नवी कैपिटल इश्यू करके, पर जनरली रिड्यूस ही करना है। सेकंड वन इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। वो ये व्हेन ओनली वन कंपनी कैरिंग ऑन बिजनेस इज टेकन ओवर बाय न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। यानी जो ए लिमिटेड चल रही है, इसको कोई नवी चालू वाली कंपनी ने एब्जॉर्ब कर लिया। In short, one and only one formation company is external reconstruction। देखो, ये एकदम शॉर्ट समरी है। एमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका मटेरियल आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगा।
ये चैप्टर अपना थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे। अब आता है परचेस कंसीडरेशन। अब परचेस कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी तुम कोई कंपनी परचेस करते हो, कंपनी के साथ मर्ज करते हो, कोई कंपनी को एक्वायर करते हो, तो सेलिंग कंपनी को कुछ ना कुछ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप जो पेमेंट करते हो उसको परचेस कंसीडरेशन बोला जाता है। इन सिंपल वर्ड, प्राइस पेएबल बाय परचेजिंग कंपनी टू सेलिंग कंपनी। देखो लिखा हुआ है, द प्राइस पेएबल बाय परचेजिंग कंपनी टू सेलिंग कंपनी फॉर द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। सिंपल लैंग्वेज में कोई धंधा खरीदते तो पैसा देना। For the purpose of accounting for amalgamation, accounting standard 14 define the term consideration। consideration का मतलब तुमने पढ़ा था बिलो में, something in return। तुम किसी का बिजनेस लोगे, बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या बोलता है, तो देखो, the aggregate of shares and other security issued and payment made in the form of cash or other asset by purchasing company to the shareholder of selling company। यानी सीधा ही बताया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा होता है कि जब आप कोई कंपनी एक्वायर करते हो, कोई कंपनी एक्विजिशन करते हो, कोई कंपनी को परचेज करते हो, तो उसको आप इक्विटी शेयर्स दोगे या कोई सिक्योरिटी ऑफर करोगे, या तो कुछ असेट ऑफर करोगे, उसके बदले में उसकी कंपनी खरीदते हो, उसको बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। क्लियर? अब परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, तो परचेज कंसीडरेशन डज नॉट इंक्लूड अमाउंट ऑफ लैब। मैंने बोला ना, सिक्योरिटीज चलेगी, इक्विटी शेयर्स चलेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स चलेंगे, केस चलेगा, डिबेंचर नहीं चलेंगे, बॉन्ड नहीं चलेंगे, लायबिलिटी क्रेडिटर नहीं चलेंगे। तो देखो लिखा हुआ है, परचेज कंसीडरेशन डज नॉट इंक्लूड अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी और अमाउंट पेड डायरेक्टली टू क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर। बराबर, इनको पेमेंट करेंगे तो परचेज कंसीडरेशन में ये चीज इंक्लूड नहीं होगी। थियरी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब परचेज कंसीडरेशन खरीदने की मेथड कितनी है, ये सब प्रैक्टिकल। अब ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, 4 मेथड है। लमसम मेथड एफ आई बी कॉम में पढ़ चुके हो, नेट असेट मेथड एफ आई बी कॉम में पढ़ चुके हो, नेट पेमेंट मेथड एफ आई बी कॉम में पढ़ चुके हो, इंट्रिंसिक मेथड नवी है। क्या है? पहली आती है लमसम मेथड। लमसम मेथड का मतलब क्या, सीधा बोल जाले भाई 20 लाख रुपए पकड़, तेरा बिजनेस मेरा, उच्च कमाओ, उसको बोलते हैं लमसम। देखो, व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज फिक्स्ड विदाउट एनी कैलकुलेशन और कंसीडरेशन, in short the amount paid by transferring company as purchase consideration may be stated is the problem as a lump sum। in such case no calculation is required। purchase consideration का कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? डायरेक्ट दे दिया कि ए लिमिटेड टेक ओवर बी लिमिटेड एट अ लमसम अमाउंट ऑफ 20 लाख रुपीज, सीधा दे दिया कि 20 लाख में ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर कर। क्लियर? इजी मेथड है। अब मैं बताऊंगा, इसकी भी ट्रिक बताऊंगा तुमको जब प्रैक्टिकल चालू करेंगे तो, कि पहचानना के साथ तो ये हो तो कौन सा सम हो सकता है, ये भी मैं बता दूंगा। अपन सब प्राइवेसी है, पर्सनल में नॉट। और सेकंड आती है नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड, इसका मतलब क्या होता है कि सब में दे दिया होगा कि परचेजिंग कंपनी टेक ओवर लैंड, बिल्डिंग, मशीन, डेटर, whatever amount and agree to pay creditor, bills payable, डिबेंचर होल्डर एंड द। समझ में आया? यानी खरीदने वाली कंपनी जब सब में स्पेसिफाई दे दिया जाता है कि खरीदने वाली कंपनी फलाना फलाना असेट ले गई, फलाना फलाना लायबिलिटी ले गई, फलाना फलाना कीमत पे ले गई, तो उस समय जो आपका परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट होगा वो नेट असेट से होगा। तो देखो, नॉर्मली द नेट पेमेंट, देखो नेट पेमेंट बाद में आता है,
The net payment is used to compute compensation, but however it cannot be used if detail of payment are not available. Net payment क्या बात में देखेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा, असेट टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू का मतलब खरीदने वाली, जैसे लैंड 2 लाख की थी, बिल्डिंग 2 लाख की थी, मशीन 2 लाख की थी। खरीदने वाले ने क्या बोला, मैं आपका लैंड 50% में ले जाऊंगा, बिल्डिंग के बारे बिल्डिंग पूरी ले जाऊंगा, और फर्नीचर में आपको 80% में ले जाऊंगा। इसका मतलब वो 2 लाख के 50%, 1 लाख, फर्नीचर के 2 लाख, मशीन के कितने बोले 80%, यानी 1,60,000। यानी जो कीमत में खरीदने वाली कंपनी ले जाती है उसको बोलते हैं एग्रीड वैल्यू, माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। इसी तरह बोला कि भाई मैं आपके क्रेडिटर फुल में ले जाऊंगा, बिल्स पेबल का मैं 80%, तो जितने परसेंटेज में ले जाता है एग्रीड वैल्यू, असेट माइनस लायबिलिटी, तो आपको क्या मिला, नेट असेट टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। इसी तरह लेस, ये बेसिकली काम का नहीं है, अपन पढ़ लेना है। डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर एंड क्रेडिटर, बेसिकली वो भी अपना लायबिलिटी एज्यूम करके माइनस ही करेंगे। तो जो ये अमाउंट आती है, ये जो अमाउंट आती है वो तुम्हारी हो गई नेट असेट मेथड की परचेज कंसिडरेशन। बेसिकली लायबिलिटी में डेटर्स भी क्रेडिटर्स भी माइनस हो जाएंगे, डिबेंचर भी माइनस, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन और द अमाउंट ऑफ नेट असेट इज एज सर्टन अंडर द फॉलोइंग मैनर। असेट टेकन ओवर, देखो लिखा हुआ है ना, एट रीवैल्यू फिगर इफ एनी, अदरवाइज बुक वैल्यू। अगर सब में कुछ बोला नहीं, ऐसा बोला है, द परचेजिंग कंपनी टू ऑल असेट, अब कितने में ले गया बोला नहीं, तो अपने कौन सी वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू बुक्स में दी गई है, सब में दी गई है। और एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि भाई 2 लाख की लैंड है मैं 80% में ले जाता हूँ, 5 लाख की मशीन है मैं 60% में ले जाता हूँ, तो उसको एग्रीड वैल्यू बोलेंगे। क्लियर। अब ये पॉइंट्स ध्यान दें कि नेट असेट मेथड में क्या क्या चीज को ध्यान देना जरूरी है। द टर्म असेट इंक्लूड कैश बैलेंस एज वेल एज बैंक बैलेंस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर सब में दिया है द परचेजिंग कंपनी टेक ओवर ऑल असेट एक्सेप्ट कैश, तो ही कैश बैलेंस नहीं लेना है, वरना कैश बैलेंस भी इंक्लूड कर देना है, बैंक बैलेंस भी इंक्लूड कर देना है, बट नॉट इंक्लूड एनी फिक्टिशियस असेट। हाँ, मगर हर असेट बोला हो तो उसमें फिक्टिशियस असेट नहीं आएगी, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, अंडर राइटिंग कमीशन है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर है, पीएनएल है। क्यों? क्योंकि ये सब ओनर फंड होता है, नेटवर्थ होता है। मेरा पहले वाला लेक्चर देख लेना, एफएम वाला, रेशियो एनालिसिस वाला, तो वहाँ पता चल जाएगा बराबर। ये नेटवर्थ होगी, ये ओनर का पैसा होता है, इसके लिए ये असेट में इंक्लूड नहीं होगा। किसी मेथड में, नेट असेट में। नंबर 2, असेट नॉट टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी शुड बी एक्सक्लूडेड। जैसे सम में दिया है कि परचेजिंग कंपनी टेक ओवर ऑल असेट एक्सेप्ट लैंड एंड स्टॉक, इसका मतलब लैंड एंड स्टॉक नहीं ले जाते, तो उसको असेट के अंदर कैलकुलेशन में परचेज करना क्या इंक्लूड करना नहीं है। नंबर 3, इफ देर इज गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंस, अगर सब में गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंस है, शब्दों पे ध्यान देना, द सेम शुड बी इंक्लूडेड इन द असेट अदरवाइज स्टेटेड। अगर सम साइलेंट ऐसा बोला है तो परचेजिंग कंपनी टेक ओवर ऑल असेट, तो उसमें गुडविल भी आ गया, प्रीपेड भी आ गया। अगर ना बोला हो तो नहीं है। इन सब क्वेश्चन पे लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा कि असेट का मतलब क्या क्या होता है ना, कौन सी असेट इंक्लूड होगी। इसी तरह द टर्म लायबिलिटी मींस ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी का मतलब ओनर का पैसा छोड़ के, चाहे डिबेंचर हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे बोरोइंग हो, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे बिल्स पेएबल हो, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो, चाहे प्रोविजन। द टर्म ट्रेड लायबिलिटी मींस क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। द टर्म लायबिलिटी शुड नॉट इंक्लूड एनी पास्ट प्रॉफिट रिजर्व, क्योंकि ये सब ओनर का पैसा होता है। जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इक्विलाइजेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब ओनर का पैसा होता है, तो ये सब चीज लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, मगर ये चीज पे ध्यान दीजिए, मैं बोल्ड करता हूँ, ये सब लायबिलिटी है। वर्कर को जो भी देते हैं वो सब लायबिलिटी है, जैसे चाहे वर्कर सेविंग अकाउंट हो,
वर्कर क्लेम हो, वर्कर प्रोविडेंट फंड हो, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड हो, तो ये सब चीज़ें लायबिलिटी होती है, ये सब लायबिलिटी में इंक्लूड करना है। सेम चीज, इफ एनी लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर, अगर परचेजिंग कंपनी ने दिया है, परचेजिंग कंपनी टेक ओवर ऑल असेट एंड ऑल लायबिलिटी एक्सेप्ट क्रेडिटर, वो क्रेडिटर नहीं ले गई, तो क्रेडिटर को अपने लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड करना नहीं है। किसके अंदर? मैं परचेज कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ। क्लियर? ये तुम्हारी सेकंड मेथड हुई। थर्ड मेथड आती है आपकी नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड, अब नेट असेट और नेट पेमेंट में माइनर डिफरेंस। नेट पेमेंट में क्या होगा, सब में स्पेसिफाई कर दिया होगा कि परचेजिंग कंपनी 1,20,000 के इक्विटी शेयर देगी, 40,000 के प्रेफरेंस शेयर देगी और 3 लाख रुपए कैश में देगी। क्या देगी? 3 लाख रुपए कैश में देगी, मगर सम साइलेंट है। समझो, 1 लाख के इक्विटी, 2 लाख के प्रेफरेंस, बैलेंस इन कैश। शब्द क्या आया? बैलेंस इन कैश। कैश की रकम नहीं दी है, तो वो सम फिर नेट पेमेंट से नहीं होगा, नेट असेट से। समझ में आया? किससे होगा? नेट असेट से। यानी नेट पेमेंट तभी करना है जब आपको परचेस कंसिडरेशन खुलासे से दे दिया कि 2 लाख के इक्विटी से, 1 लाख के प्रेफरेंस से, 50,000 रुपए रोकड़ा, सब स्पेसिफाई कर दिया। मगर बैलेंस लिख के इतना पैसा उसमें देंगे, तो बैलेंस कहाँ से ढूंढने का? तो नेट असेट करना पड़ेगा। The amount of purchase consideration under this method is as certain by adding up the value of shares and security and payment in the form of cash and other asset by purchasing company to the selling company. So purchase consideration constitute the total payment in whatever form, either in shares, डिबेंचर और इन कैश और ट्रांसफर कंपनी। यानी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमको शॉर्ट में ही बता दिया कि अगर बैलेंस इन कैश आता है, बैलेंस इन कैश आता है तो नहीं है। देखो मैं पॉइंट्स पढ़ता हूँ। द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी देने को और नॉट कंसीडर, ध्यान देना ही नहीं। ऑल पेमेंट मेड बाय ट्रांसफर कंपनी इन एनी फॉर्म टेकन इनटू अकाउंट, यानी उसने इक्विटी में कितना दिया, प्रेफरेंस के तौर पे कितने दिए, डिबेंचर के तौर पे कितने दिए, केस में कितना दिया, वही देखना है। क्यों? क्योंकि इसमें असेट लायबिलिटी महत्व नहीं देती। क्लियर? अब इसमें एक रूल्स है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। मैंने सिंपल बता दिया कि दोनों दो का मतलब एक ही होता है, मगर जब सब में बैलेंस इन कैश आ जाता है, बैलेंस इन कैश ढूंढो, क्वेश्चन मार्क, तो नेट असेट करो। आपको कैश बैलेंस की भी फिगर दे दी है, तो नेट पेमेंट करो। द लास्ट मेथड आती है इंट्रिस्टिक वैल्यू मेथड। तो इन दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो इन विच शेयर ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी यानी सेलिंग परचेजिंग कंपनी आर एक्सचेंज फॉर द शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। यानी ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरिंग कंपनी के रेशियो के मुताबिक जो कैलकुलेशन किया जाता है पीसी का, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, या तो शेयर एक्सचेंज मेथड या स्वैप रेशियो मेथड के नाम से कहा जाता है। इसकी फॉर्मूला क्या है? नेट असेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी। क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा मेथड ऑफ परचेज कंसिडरेशन और होता है। देखो मैंने बता दिया हाउ टू फाइंड इफ अमाउंट, इट नहीं है, इफ है। If amount of purchase consideration is given, it is lump sum. If what is payable to whom, it is net payment. If net payment cannot be applied, information regarding claim not given, then purchase consideration is calculated as per net asset method. मैंने बता दिया, एकदम शॉर्ट में बता दिया कि अगर सम में ऐसा दिया जाता है कि बैलेंस इन कैश, तो फिर नेट असेट ही करना है ना, कैश की भी फिगर दे दी है तो फिर नेट पेमेंट से करना है। क्लियर? अब यहाँ से जो बाकी रहता है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट में बता दूं, ट्रांसफरर कंपनी का मतलब कौन होता है? बेचने वाली कंपनी को ट्रांसफरर बोला जाता है, या खरीदने वाली कंपनी को ट्रांसफरी बोला जाता है। क्लियर? परचेजिंग कंपनी को ट्रांसफरी बोला जाता है, लिखना हो तो लिख लीजिए। ट्रांसफरी का मतलब होता है परचेजिंग कंपनी और ट्रांसफरर का मतलब होता है सेलिंग कंपनी। ये चीज़ों पे तुम ध्यान दे देना तो आपको खबर
पड़ जाएगी। क्लियर? परचेजिंग कंपनी एंड सेलिंग कंपनी। समझ में आया बेटा? अब किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ का मटेरियल भी आपको ये वीक के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। बट अब खास गुजारिश ये कि भाई मैंने जब पहला हफ्ता मांगा था उसको भी 1 मंथ के ऊपर हो चुका है, तो प्लीज़ पे योर सेकंड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि तो ही मेरे को पढ़ाने में मजा आएगी। थैंक यू।